नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सर्वोच्च न्यायालय ने बाल तस्करी मामलों में सुनवाई के लिए 6 महीने की समय सीमा तय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक भागीदारी के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतिदिन 100 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य रखा। मौसम विभाग ने जून से सितंबर तक सामान्य से अधिक मानसून का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सामान पर अस्थायी टैरिफ राहत के बाद सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में 2% से अधिक की वृद्धि। और आईपीएल T20 क्रिकेट में चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में कांग्रेस के विदेश मामलों के प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य के नाम भी शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई के लिए इस महीने की 25 तारीख निर्धारित की है। एक रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में अपनी जांच तब शुरू की जब सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2014 में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपए में हासिल करने का आरोप लगाया गया। श्री स्वामी ने आरोप लगाया था कि AJL की संपत्तियों की कीमत 2000 करोड़ रुपए से अधिक है। जांच के तहत 2022 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की गई। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन AJL द्वारा किया जाता है, जिसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के पास यंग इंडियन में 38% हिस्सेदारी है, जिससे वे इसके बहुसंख्यक शेयरधारक बन जाते हैं। कांग्रेस द्वारा दिए गए कथित ऋण के बदले 50 लाख रुपए में AJL और उसकी संपत्ति हासिल करने के आरोपों को लेकर यंग इंडिया जांच के घेरे में है। इस वर्ष 12 अप्रैल को ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने देश में बाल तस्करी से जुड़े अपराधों की रोकथाम और त्वरित सुनवाई के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश के बाल तस्करी मामले में आरोपियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और R महादेवन की पीठ ने देश के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे निचली अदालतों को निर्देश दें कि बाल तस्करी के मामलों की सुनवाई 6 महीने में पूरी की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्याय में देरी को रोकने के लिए ऐसे मामलों की सुनवाई प्रतिदिन की जाए। न्यायालय ने बाल तस्करी के मामलों से निपटने के उत्तर प्रदेश सरकार के तरीके और बाल तस्करी के आरोपियों को जमानत देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आलोचना की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निर्देशों को लागू करने में किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा और इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। एक महत्वपूर्ण निर्देश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर अस्पताल से कोई नवजात बच्चा चोरी होता है तो सबसे पहले संबंधित अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक भागीदारी के लिए मजबूत समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने 2020 में हरित रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत के बाद से दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान को याद करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में इसके विस्तार का उल्लेख किया। इस साझेदारी ने भारत में डेनमार्क के निवेश के लिए हरित परिवर्तन में योगदान देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने और सुश्री फ्रेडरिक्सन ने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी चर्चा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए
आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के बुनियादी ढांचे के विकास के महत्व पर बल दिया है। श्री गडकरी ने प्रतिदिन 100 किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य रखा है। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के 10वें राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शीघ्र ही देश का सड़क बुनियादी ढांचा अमेरिका से भी अधिक विकसित हो जाएगा। अभी मैंने एक घोषणा की पार्लियामेंट में इसी सेशन में कि हम 25,000 किलोमीटर 2 to 4 लेन बनाएंगे। और जो टेक्नोलॉजी की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना और वेस्ट मटेरियल का यूज करना इको फ्रेंडली, इस पर हमारे एम्फेसिस है। मैं 100 किलोमीटर पर डे ये टारगेट रखकर काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक देश की बात है तो 1-1.5 साल में अमेरिकन नेशनल हाईवे से हमारे हाईवे अच्छे बनेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और देश के नागरिक की जमीन को अवैध रूप से हथियाने की कोशिश को रोकने की केंद्र सरकार की नीति का हिस्सा है। कोच्चि में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुनम्बाम की जमीन को एक तरफा तरीके से वक्फ की जमीन घोषित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। श्री रिजिजू ने कहा कि मुनम्बाम जैसी स्थिति अब देश में कहीं भी नहीं रहनी चाहिए। In India, there should not be any provision for anybody to forcefully and unilaterally take away somebody's land. We must make laws which must protect every inch of land for their rightful owner. That is why we thought we must give justice to the thousands and thousands of people who have lost their rightful claim, their ownership on their particular land. श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है और वक्फ संशोधन अधिनियम किसी समुदाय को अपना निशाना नहीं बनाता है। उन्होंने कहा कि अनेक मुस्लिम संगठन इस अधिनियम के समर्थन में आगे आए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में भोजन का ऑनलाइन ऑर्डर देने और आपूर्ति करने वाली एक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के माध्यम से सामान के डिलीवरी के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। मुझे खुशी है कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के विन विन सिचुएशंस है। आपको जिस टाइप का मैन पावर चाहिए, इस टाइप का मैन पावर भी आपको यहाँ से उपलब्ध होगा और जो जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो इंडस्ट्रीज बॉडी को भी जोड़ेगा, उसका संचालन इंडस्ट्रीज बॉडी करेगी, उसका स्थान यूनिवर्सिटी कैंपस होगा, सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट होगी। इस वर्ष 31 जनवरी तक करियर सेवा पोर्टल में 1.25 करोड़ से अधिक नौकरी के आवेदक और 40 लाख पंजीकृत नियोक्ता दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और उपाधियां प्रदान की। एक रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि इस सदी की शुरुआत में जहां भारत में सिर्फ एक एम्स था, वहीं आज देश में 22 एम्स संचालित हो रहे हैं। उन्होंने एम्स ऋषिकेश की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन सेवाओं का प्रभावी उपयोग करते हुए 309 गंभीर मरीजों का बचाव कर चुका है। वहीं टेलीमेडिसिन जैसी डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके राज्य के दूर दराज और अल्प सेवित क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने में देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से वह एक है। उन्होंने नागरिकों के लिए विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। वहीं श्री नड्डा ने छात्रों को करुणा, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने काम को बिना किसी स्वार्थ के करने के लिए प्रोत्साहित किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज गुजरात के नर्मदा जिले में 11 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विदेश मंत्री ने MPLAD कार्यक्रम के अंतर्गत लाछरास गांव में स्मार्ट आंगनवाड़ी और स्मार्ट कक्षा का उद्घाटन किया। उन्होंने राजपीपला में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का भी दौरा किया। श्री जयशंकर ने जमीनी स्तर पर सुचारू और कुशल पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए डाकघर के प्रयासों की सराहना की।
नीति आयोग आज बिजली उपकरण क्षेत्र में 25 अरब डॉलर के भारत के निर्यात की रणनीति के बारे में रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में भारतीय निर्माताओं के लिए बिजली उपकरण के बढ़ते बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करने की क्षमता का भी उल्लेख किया गया है। इसमें घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहुंच बनाने के उपायों का भी उल्लेख है। इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत में पारस्परिक शुल्कों के साथ हाथ और बिजली से चलने वाले उपकरण बाजार पर हावी होने की क्षमता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। देश में शेयर बाजारों में आज तेजी का रुख रहा और प्रमुख सूचकांकों में 2% से ज्यादा की बढ़त देखी गई। अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर आयात कर में कुछ समय के लिए राहत दी है और ऑटो क्षेत्र के लिए आयात कर में अतिरिक्त छूट की उम्मीद है, जिससे बाजारों में उत्साह का रुख कायम है। आज BSE का सेंसेक्स 1578 अंक बढ़कर 76,735 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 500 अंक बढ़कर 23,329 पर बंद हुआ। मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 28 पैसे मजबूत होकर 85 रुपये 77 पैसे पर बंद हुआ। खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति मार्च महीने में कम होकर 3.34% पर आ गई। फरवरी में ये 3.61% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2019 के बाद साल दर साल ये मुद्रास्फीति की सबसे कम दर है। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 3.25% और शहरी क्षेत्रों में 3.43% रही। मंत्रालय ने कहा खाद्य मुद्रास्फीति नवंबर 2021 के बाद सबसे कम स्तर पर आ गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि पूर्वोत्तर, उत्तर पश्चिम और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की वर्षा सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। पूरी देश में 2025 के दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक की ऋतुनिष्ठ वर्षा सामान्य से अधिक यानी 104% से लॉन्ग टर्म एवरेज का होने का संभावना है। न्यूट्रल एलिनो सदर्न ऑसिलेशन कंडीशन, न्यूट्रल इंडियन ओशन डाइपोल, लोअर देन नॉर्मल स्नो कवर एरिया हमारे आने वाले मानसून सीजन के लिए फेवरेबल है और हम इस सीजन में एक एबो नॉर्मल सीजनल रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज बंगाली नववर्ष बंगाब्दो है। पश्चिम बंगाल सरकार ने समूचे राज्य में विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए हैं। राज्य में पूजा और अन्य अनुष्ठान किए जा रहे हैं। राज्य सरकार इस दिन को राज्य स्थापना दिवस पश्चिम बंग दिवस के रूप में मना रही है। 78वें हिमाचल दिवस समारोह आज राज्य में हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर किया गया था। एक रिपोर्ट। 78वां हिमाचल दिवस समारोह आज प्रदेश भर में पूरे हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह चंबा जिला की दुर्गम पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपनी स्थापना के बाद से हिमाचल प्रदेश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त जून महीने में जारी करने की घोषणा की। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। आकाशवाणी हैदराबाद केंद्र ने आज अपनी हीरक जयंती मनाई। इस अवसर पर आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने हीरक जयंती स्तंभ का वर्चुअल माध्यम से अनावरण किया। डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि प्रसारण प्रौद्योगिकी अब डिजिटल ट्रांसमीटर तक पहुंच गई है और इससे प्रसारण क्षमताओं का विस्तार हुआ है। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 112 रन का लक्ष्य दिया है। पंजाब किंग्स की पूरी टीम 16वें ओवर में 111 रन पर ही आउट हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सर्वोच्च न्यायालय ने बाल तस्करी मामलों में सुनवाई के लिए 6 महीने की समय सीमा तय की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।